पूरे 1 वर्ष से रंजना एक छोटे से कमरे में कैदी की भांति समय गुजार रही थी। न कोई बात करने वाला, न मोबाइल फोन की सुविधा, टीवी भी नहीं थी कमरे में। बस तय समय पर घर के आंगन में खुलने वाली छोटी सी खिड़की खुलती और घर की नौकरानी बिमला की आवाज आती, भाभी आपका खाना रख दिया है, और खिड़की अंदर बंद हो जाती। कई बार अगर मौका मिल जाता तो बिमला उससे सहानुभूति प्रकट करके हालचाल भी पूछ लेती थी, पर ऐसा अवसर कम ही आता था, क्योंकि रंजना का पति स्वयं या उसका कोई जासूस भोजन खिड़की पर रखने के समय वहां उपस्थित रहता था। आज भोजन की थाली में मनपसंद खीर देखकर वह चौंकी, क्योंकि उसके नसीब में अच्छा भोजन किसी खास मौके पर ही आता था। रंजना के कमरे में कोई कैलेंडर तक नहीं था कि कौन सी तारीख है, वह यह भी जान सके। उसके तो दिन रात सब बराबर थे, पर खीर देखकर यह तो समझ गई वह कि उसका लाडला 2 बरस का हो गया है। उसकी आंखों में चलचित्र की भांति सब कुछ घूमने लगा। अपने माता पिता की इकलौती संतान रंजना उनके साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। पढ़ने लिखने में मेधावी रंजना के पिता बेहद साधारण नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। रंजना 12वीं से निकलकर कॉलेज में पहुंची तो माँ को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। रंजना आगे पढ़ना चाहती थी और इसमें पिता का पूरा सहयोग रहा। हिंदी साहित्य में रंजना की बहुत रुचि थी और वह अक्सर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विजयी भी होती। उसके शिक्षकों को पूर्ण विश्वास था कि एक दिन वह साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर नाम रोशन अवश्य करेगी, पर होने को कुछ और मंजूर था। उस दिन रंजना किसी प्रतियोगिता में भाग लेने कॉलेज की ओर से दूसरे शहर गई थी। ट्रॉफी ले जीत कर वापस आ रही थी कि किसी पड़ोसी ने मोबाइल पर माँ पिताजी की दुर्घटना की सूचना दी। वह खैरियत की प्रार्थना करते हुए जब घर पहुंची तो वह दोनों दुनिया को अलविदा कह चुके थे। बरस उसी दिन से जिंदगी बदल गई। रंजना की चाचा चाची आकर उसे अपने साथ गांव ले गए। मकान तो वैसे भी किराए का था, तो खाली करना ही था। पढ़ाई भी छुड़ावा दी उसकी। कुछ दिन तक उसकी सहानुभूति रंजना के साथ रही। धीरे धीरे सारे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती चली गई, मगर फिर भी उसे बोझ कहा जाता। वह कमजोर नहीं थी, लेकिन हालात के आगे समझौता कर चुकी थी। हर डिबेट जीतने वाली रंजना बिना मुंह खोले किसी भी अत्याचार को चुपचाप सह जाती। एक दिन पास के गांव के जमींदार से उसका विवाह कर दिया गया, जो रंजना से 2 गुने उम्र का था। यह तो ससुराल आकर पता चला कि उसके बदले में चाचा चाची ने एक मोटी रकम जमींदार कैलाशनाथ जी से ली थी। कैलाशनाथ की पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी। शायद उसको भी कुछ यातनाओं से गुजरना पड़ा होगा, और जब सब्र का बांध टूट गया तो दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझा होगा। रंजना विवाह करके आई तो साल भर तक सब ठीक ठाक चला। कैलाशनाथ जी के 2 बच्चे व एक बूढ़ी माँ थी। बच्चे तो खैर रंजना की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। बूढ़ी सास को अपने पोते पोती के आगे कुछ नहीं दिखाई देता था, इसीलिए वह भी जली कटी सुनाती ही रहती थी। पर कैलाशनाथ पूरी तरह लट्टू थे रंजना पर। यही कारण था कि जिंदगी गुजारने लायक खुशियां उसकी झोली में आ गिरी थी। आगे पढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, पर घर के एक छोटे से कमरे को रंजना ने पति से आज्ञा लेकर अपना स्टडी रूम बना लिया था। खाली समय में वहां बैठकर अच्छी किताबें पढ़ती और कुछ लेखन कार्य भी करती। उसका हौसला बढ़ाने को कोई नहीं था, पर वह मनपसंद काम कर पा रही थी और वह इतने में ही खुश थी। असली खुशी तब मिली रंजना को जब विवाह के साल भर बाद उसने बेटे को जन्म दिया। उसका सारा ध्यान बेटे पर रहता, जिसकी वजह से पति की जरूरतों पर वह ध्यान नहीं दे पाती।
साथ ही मां बनने के बाद कैलाश नाथ को वह पहले की तरह आकर्षक भी नहीं लगती थी। कैलाश नाथ के लिए औरतों की कमी पहले भी नहीं थी। रंजना का ध्यान ही नहीं रहा गया और कैलाश नाथ फिर से किसी के साथ प्यार की पिंगे बढ़ाने लगा। जब तक वह औरत घर भी आने लगी तो रंजना का माथा ठनका। कम बोलने वाली रंजना ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। कैलाश नाथ तो अलग ही मिट्टी का बना था, उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगे। झगड़ा बढ़ने लगा। कभी कभी आश्वासन दे भी देता कि आगे से नहीं होगा, परंतु वह कब सुधरने वाला था। सास से बात की रंजना ने। उन्होंने उसे ही दोषी ठहरा दिया कि अगर पति को बांध कर नहीं रख सकी तो इसमें रंजना का ही दोष है। दोनों सौतेले बच्चे इस पर रोज रोज के झगड़े से खुश दिखाई देते थे। आखिर उनकी माँ की जगह लेने वाली को सबक मिल रहा था। ऐसे ही आदित्य का पहला जन्मदिन आ गया। आदित्य कैलाश नाथ का भी प्रिय था। उसके जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का निर्णय किया। कैलाश नाथ ने पार्टी तो शाम को थी। रंजना ने सुबह घर में कथा का आयोजन किया। प्रसाद में खीर, पूरी और भी बहुत से व्यंजन बनाए। पंडित जी ने कथा में पति पत्नी को बालक के साथ बैठने को कहा, लेकिन कैलाश नाथ का कुछ अता पता ही नहीं था। दुखी रंजना हार कर स्वयं ही पुत्र के साथ अकेले बैठी पूजा में। दोपहर बाद जब कैलाश नाथ ने प्रवेश किया तो रंजना ने प्रसाद की खीर उन्हें पकड़ाते हुए पूजा में न आने की उलाहना दिया तो कैलाश नाथ ने खीर का कटोरा उसके मुख पर उछाल दिया। इतने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो एक जोर का थप्पड़ भी जड़ कर कहा कि उसने इस बात की तो ऐसी सजा देंगे जिसके बारे में रंजना सोच भी नहीं सकती। रंजना का आहत मन रो दिया, लेकिन उसने बात न बढ़ाने में ही भलाई समझी। शाम को पार्टी थी। उसने भड़कस प्रयत्न करके स्वयं को सामान्य किया, लेकिन पार्टी में जब अपनी सौत को देखा तो उसका दिल खून के आंसू रो दिया। रंजना अच्छी तरह तैयार हुई थी, पर कैलाश नाथ का सारा ध्यान तो दूसरी औरत पर था। यहाँ तक कि केक काटते समय भी वह कैलाश नाथ के दूसरी ओर पत्नी की तरफ खड़ी थी। नशे में कैलाश नाथ का उस औरत पर गिर जाना और वहां उपस्थित लोगों को रंजना को अजीब नजरों से देखना भीतर तक छलनी कर गया। उसे 100 पार्टी के बाद जोरदार लड़ाई हुई। दोनों के बीच बस उसी रात कैलाश नाथ ने उसे उसके स्टडी रूम में यह कहते हुए बंद कर दिया, मैंने कहा था दिन में तुमसे कि दोबारा उलझी मुझसे तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, पर तुम बाज नहीं आई। अब रहो इसी दहाबड़े में। अब यह दरवाजा 1 साल बाद खुलेगा। जिंदा रही तो बाहर आ जाना, नहीं तो क्रियाकर्म कर दूंगा। यकीन नहीं हुआ रंजना को कि कैलाश नाथ सच में बोल रहा होगा। उस रात तो वह भी गुस्से और अपमान में तिलमिलाई और उस कमरे में रोती हुई रही। लेकिन जब दरवाजा अगले दिन भी नहीं खुला तो उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा। छोटे से आदित्य की नजरें माँ को ढूंढ रही थी। वह बहुत रो रहा था। सब उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। एक तो वैसे भी रंजना को कोई पसंद नहीं करता था, दूसरा कैलाश नाथ के खिलाफ जाने की किसी की में हिम्मत भी नहीं था। कुछ दिनों में आदित्य भी रोते रोते थक गया। ऐसे में उसे सबसे अधिक संभाला विमला ने। बहुत माफी मांगी रंजना ने, लेकिन कैलाश नाथ नहीं पिघला। सुविधा के नाम पर एक साथ में लगा हुआ बाथरूम था। उस कमरे में पंखा और लाइट भी थे। गनीमती रही कि कैलाश नाथ ने कमरे की बिजली नहीं काटी। जब बाहर आने की सारी मिन्नतें बेकार साबित हुई तो रंजना ने लिखने पढ़ने में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी मौका पाकर आदित्य को खिड़की से दूर से दिखा देती विमला रंजना को, पर अब
तो वह उसे नजर भर देखता भी नहीं था, शायद भूल गया था। रंजना उसे आवाज भी नहीं दे पाती कि अगर कोई सुन लेता तो यह क्षणिक नयन सुख भी नहीं नसीब होता। साल होते होते रंजना ने कई किताबें लिख डाली, बस छपना बाकी था। सामग्री भरपूर थी उसके पास। विमला ने भी पता चला कि वह दूसरी औरत कुछ महीने यही घर में रही, फिर एक दिन लड़ाई करके चली गई। आज 1 साल हो गया था। आज फिर आदित्य का जन्मदिन था। शाम को फिर पार्टी का आयोजन था। पार्टी में घंटों भर पहले रंजना को आजाद करके पार्टी के लिए तैयार होने का हुक्म मिला। रंजना ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वह जान चुकी थी यह तरीका कैलाशनाथ के कारगर नहीं है। वह अब खामोश ही रहने लगी थी। कैलाशनाथ इसे अपनी जीत समझता था। एक दिन जब कैलाशनाथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया तो वह भी चाचा चाची से मिलने का बहाना करके अपने पुराने कॉलेज पहुंच गई। उसे वहां हाथों हाथ लिया गया। अपनी लिखी सारी सामग्री मित्रों की सहायता से छपने दी और तलाक के लिए कागजात भी तैयार करवा लिए। जब तक कैलाशनाथ की नींदें खुली तब तक तो रंजना की आत्मकथा नामक पहली सी पुस्तक धूम मचा चुकी थी। रातों रात प्रसिद्धि पा चुकी रंजना के आगे अब कैलाशनाथ तलाक रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहे था, परंतु अब रंजना कमजोर नहीं थी कि वह झुक जाती। उसके पास लेखनी की ताकत थी, कहने की आवश्यकता नहीं की। आदित्य पर भी कानूनी तौर से रंजना का अधिकार अधिक था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो कर ले ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।